Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Tonight, we rewrite the rules. The countdown has begun. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टॉक विद मास्टर में। तो जैसा कि आप यदि एमपीपीएससी, एमपीएसआई या एमपी पुलिस या एमपी पटवारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश के एक प्यारे से जिले सतना के बारे में बहुत सारी जानकारी बताने वाले। मैंने बहुत सी जानकारी पार्ट 1 में बता दी है, यह पार्ट 2 है। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो जाकर के देख ले, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ। तो कहते हैं, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो इसी के साथ सभी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं अपने इस टॉक मास्टर यूट्यूब चैनल में। तो हम जैसा कि सतना जिले के पार्ट 1 में ये सारी जानकारी पढ़ ली थी हमने। अगर जिसने भी नहीं पढ़ा है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जा करके वहां से देख करके ये सारी चीजें पढ़ लें। सतना के पार्ट 1 में ये सब वीडियो पढ़ाई थी, एक बार देख लीजिएगा। सतना की सीमेंट राजधानी ये है और ये भी पढ़ाया था। इसके बाद तापमान पढ़ाया था और सतना जिले का नंबर सिस्टम, यहाँ पर सीमावर्ती जिले और साथ ही यहाँ की भौगोलिक स्थिति और साथ ही मिट्टी, जलवायु, वन क्षेत्र, सतना जिले के अंतर्गत आने वाली सभी तहसीलें और सतना जिले की सीमावर्ती जिले के पार्ट 2 में सतना जिले की सभी जनजातियां और उनकी संपूर्ण जानकारी और सतना जिले के अन्य क्या क्या नाम है, ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू। तो सतना जिले के जो अन्य नाम है वो इस प्रकार हैं। विंध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। औद्योगिक राजधानी सीमेंट फैक्ट्री की वजह से कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग 4 सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। सीमेंट नगरी भी कहा जाता है। इसके साथ साथ चित्रकूट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि आप उत्तर की ओर जाएंगे सतना में तो चित्रकूट ही पहला स्थान है जहां से सतना के लिए प्रवेश करते हैं। इसके बाद बघेलखंड का हृदय भी कहा जाता है। और अब हम पढ़ने वाले हैं जनजातियां के बारे में। जो सतना जिले की प्रमुख जनजातियां हैं वो है, सबसे पहली है कोल जनजाति, सेकंड में आती है गोंड जनजाति, तीसरे में खैरवार जनजाति और चौथे में मवासी जनजाति। तो इनकी हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में डिटेल अभी पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके बाद हम इनका पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो इनका जो प्रमुख नृत्य होता है वो कोलदह का होता है और इनकी उत्पत्ति व इतिहास क्या है, यह सबरी माता के वंशज कहलाए जाते हैं। इनका उल्लेख ऋग्वेद शास्त्र में मिलता है। सामाजिक व्यवस्था कैसी होती है, गोहिया गोत्र पंचायत होती है। संस्कृति कैसी है इनकी, कृषि, मजदूरी, वनोपज, महुआ, चिरौंजी, ये सब अपना करके। और इनकी अर्थव्यवस्था क्या है, कृषि, मजदूरी, वनोपज, महुआ, चिरौंजी, ये दोनों मतलब क्या है, इनका जीवन यापन इन्हीं दोनों पर निर्भर रहता है। इसके बाद गोंड जनजाति के अंतर्गत इसमें प्रकृति पूजा होती है। भाषा इनकी कैसी होती है, बघेली, गोंडी व गोत्र व्यवस्था होती है। धार्मिक विश्वास किस पर रखते हैं ये, इनके जो देवी देवता माने जाते हैं वो बूढ़ा देव होते हैं, दूल्हा देव होते हैं और ठाकुर देव होते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था खेती और वनोपज पर ही निर्भर रहती है। तीसरे नंबर पर आते हैं खैरवार जनजाति। फिर खैरवार जनजाति का ये खैर वृक्ष से जुड़ी हुई है। इनका खैर वृक्ष यानी कि कत्था बनाने का पेड़, पारंपरिक कत्था बनाने का इनका उद्योग है। और नामकरण कैसे पड़ा है इनका, खैर के पेड़ के कत्था से। ठीक है। इनका सांस्कृतिक जो नृत्य है, संस्कृति का कर्मा नृत्य है, यह अत्यंत साहसी होते हैं। वर्तमान स्थिति यह कृषि, मजदूरी या छोटे व्यवसाय कर लेते हैं। छोटे व्यवसाय जैसे दुकान चलाना, छोटी छोटी व्यवस्थाएं। फिर इसके बाद आता है
मवासी ट्राइब्स, यह छोटी जनजाति के लघु जनजाति यानी कि छोटे ट्राइब्स के होते हैं, यानी कि इनका क्षेत्र बड़ा नहीं होता है, इनका बहुत सरल जीवन होता है। इनकी उत्पत्ति कोल कोरकू की उपशाखा मानी जाती है। जीवन शैली कैसी होती है? यह बहुत सीधे सरल होते हैं, प्रकृति पूजक होते हैं, लोक देवता पूजक होते हैं। इसके बाद आते हैं पविहा या पावी जनजाति। यह बहुत अत्यंत छोटा समूह होता है। इसकी विशेषता क्या है? जनसंख्या बहुत कम होती है, दैनिक मजदूरी करते हैं, सूखी लकड़ियां या जड़ी बूटी इकट्ठा करते हैं और यह दूर कहीं जंगलों में रहते हैं। यह आपको शहरी क्षेत्रों में बहुत कम देखने को मिलेगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले कदम की ओर। यहाँ पास हम सभी जनजाति की मतलब पूर्ण रूप से डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती थी कोल जनजाति, जो कि मैं पिछले बता चुका हूँ। कोल जनजाति का सबसे प्रमुख जनजाति मानी जाती है। कोल जनजाति सतना और रीवा संभाग के विंध्य क्षेत्र की सबसे बड़ी बेहद महत्वपूर्ण जनजाति है। सतना जिले के लगभग हर ग्रामीण हिस्से में इनका निवास स्थान होता है। ठीक है। इसके बाद इसकी उत्पत्ति व इतिहास ऋग्वेद और पौराणिक ग्रंथों में भी कोल जनजाति का उल्लेख मिलता है। ये स्वयं को भगवान श्री राम के और समय ही की सबरी माता के वंशज माने जाते हैं। यानी कि आपने रामायण में देखा होगा, सबरी माता जो कि श्री राम जी ने उनके जूठे बेर खाए थे, उसके वंशज मानते हैं अपने आप को। ठीक है। इसके बाद इनकी सामाजिक व्यवस्था, समाज पितृसत्तात्मक होता है यहाँ, यानी कि पुरुष प्रधान होता है। कोल जनजाति अपनी एक पारंपरिक पंचायतें होती हैं, जिसके मुखिया को गोहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है मुखिया को? गोहिया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद गोहिया का निर्णय समाज का सर्वोपरि माना जाता है। यानी कि अगर गोहिया गोहिया यानी कि गांव का मुखिया, अगर उसने कोई निर्णय लिया है तो वो सर्वोपरि माना जाता है, जिसे अब हम अपनी भाषा में सरपंच कहते हैं। इसके बाद संस्कृति व नृत्य कैसा है? कोल जनजाति का सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक लोक नृत्य कोल दहका, जो शुभ अवसरों त्योहारों पर ढोलक की थाप पर किया जाता है। ठीक है। यानी कि इनका जो प्रमुख नृत्य माना जाता है वह कोल दहका माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अर्थव्यवस्था कैसी है? ऐतिहासिक रूप से ये वनों पर निर्भर थे, लेकिन वर्तमान में मुख्य रूप से कृषि, मजदूरी, वनोपज या फिर जैसे महुआ चिरौंजी इकट्ठा करना पर आश्रित होते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गोंड जनजाति के बारे में। तो गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की एक बड़ी जनजाति है और सतना जिले में के पहाड़ी क्षेत्र जैसे मैहर, रामनगर, मझगांवा के जंगली इलाकों में इनकी छोटी छोटी बस्तियां पाई जाती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये मैहर और रामनगर, जो मैहर जिला अलग हुआ है, उन दोनों की ये तहसील बन चुकी है। इसके बाद इनकी भाषा कैसी होती है? ये मुख्य रूप से स्थानीय बघेली बोलते हैं, लेकिन इनकी मूल भाषा गोंडी रहती है। इनका समाज कई गोत्रों जैसे 7 देव, 6 देव वाले गोत्र में बटा होता है। धार्मिक विश्वास, यह इनकी धार्मिक आस्था, गोंड लोग अपनी प्रकृति के बहुत करीब होते हैं। इनके प्रमुख देवताओं में बूढ़ा देव, दूल्हा देव और ठाकुर देव शामिल होते हैं। यानी कि जैसे हम अपने आराध्य जिनको मानते हैं उनकी पूजा करते हैं, तो ये इनके जो प्रमुख देवी देवता होते हैं वो बूढ़ा देव, दूल्हा देव और ठाकुर देव का इनका बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। कभी आप जाके देखिएगा। ये महुआ के पेड़ को अत्यंत पवित्र मानते हैं। ठीक है। इसके बाद अर्थव्यवस्था, सतना में रहने वाले गोंड मुख्य रूप से खेती और वनोपज संग्रहण करते हैं। अब इसके बाद आती है खैरवाड़ जनजाति। ठीक है ना। तो सतना जिले के ऊपरी हिस्सों जैसे मझगांवा और चित्रकूट से सटे जंगलों में खैरवाड़ जनजाति के निवास करते हैं। ठीक, कहाँ निवास करते हैं खैरवाड़ जनजाति? मझगांवा और चित्रकूट के से सटे जंगलों में। इसके बाद इनका नामकरण का कारण क्या है? पारंपरिक रूप से यह खैर पेड़ से कत्था बनाने का काम करती थी, इसी कारण इनका नाम खैरवाड़ या खैरुआ कहा जाता है। इसके बाद इनकी संस्कृति और कला क्या है? खैर लोग कर्मा नृत्य करते हैं। खैर लोग का क्या नृत्य प्रमुख? ध्यान रखिएगा, कर्मा नृत्य है। ये अत्यंत साहसी माने जाते हैं। इसके बाद वर्तमान स्थिति इनकी, सरकार द्वारा खैर कत्थे के पेड़ की कटाई पर रोक लगाने
के बाद यह जनजाति पारंपरिक काम छोड़कर मजदूरी अन्य छोटे व्यवसाय में संलग्न हो गई। यानी कि जो इनका काम करते थे उसको वर्तमान मौजूदा सरकार की तरफ से पेड़ की कटाई पर रोक लगा दिया गया। तो इसकी वजह से यह अपने छोटे छोटे व्यवसाय करने लगे हैं। इसके बाद आती है मवासी जनजाति, ठीक है ना। यह इनका समूह बहुत छोटा होता है और मवासी जनजाति सतना के बेहद छोटी और स्थानीय रूप से पाई जाने वाली जनजाति है। यह मुख्य रूप से सतना के कुछ चुनिंदा जंगलों और पथरीले अंचलों में पाई जाती है, बहुत जगह नहीं पाई जाती है। आपने बहुत ही कम सुना होगा ये जनजाति का नाम। उत्पत्ति कैसी हुई है? कुछ विद्वान इन्हें कोल या कोरकू जनजाति की ही एक उपशाखा मानते हैं, लेकिन सतना और इसके आसपास के क्षेत्रों में अपनी एक इनकी अलग पहचान है। इसके बाद आते हैं जीवन शैली कैसी होती है इनकी। मवासी लोग बेहद सीधे और सरल होते हैं। इनके घर मिट्टी और बांस के बने होते हैं। ये प्रकृति पूजक होते हैं और लोक देवताओं को भी पूजा करते हैं। इसके बाद आते हैं हम पविया या पावी ट्राइब्स। यह मवासी जनजाति से भी बहुत छोटा समूह है। यह आपने बहुत ही कम सुना होगा। यह सतना और रीवा के दूरस्थ वनांचलों में रहने वाला एक बहुत ही छोटा जनजाति उपसमूह है। इनकी विशेषता क्या है? इनकी जनसंख्या बहुत कम है और इनके अक्सर कोल या अन्य बड़ी जनजातियों के ही सामाजिक ताने बाने के साथ घुला मिला देखा जाता। ये मुख्य रूप से दैनिक मजदूरी और वनों से सूखी लकड़ियां जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो ये रही आज की इस वीडियो में सतना जिले के अन्य नाम और सतना जिले की जो भी जनजातियां थी, ऑल टू ऑल जनजातियां मैंने यहाँ पास बता दी है। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ही लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। और जो भी कुछ छूटा हो या आपको जो भी डाउट हो तो वो कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा। इसके साथ ही जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहां से आप जाकर के पार्ट 1 देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको सतना जिले के बारे में भी बहुत चीजें बताने वाला हूँ। यहाँ पास आप देख सकते हैं इतने सारे पीपीटी हैं। यहाँ पास सतना जिले के बारे में मैं नेक्स्ट में आपको इनमें से कुछ पढ़ाऊंगा। जनजातियां हो गई हैं, या फिर मैं नदियां बताऊंगा और जलप्रपात बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप नदियां और जलप्रपात पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।